नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज थोड़ा-सा आपको नज़ारा बदला-बदला दिख रहा होगा। जिस जगह पे मैं अक्सर बैठता हूँ, वहाँ पे हमारे मित्र और सुप्रीम कोर्ट के वकील वजी शफीक साहब बैठे हुए हैं और मैं देश के बाहर हूँ, इसलिए अलग जगह हूँ। ज़रूरी ये मुद्दा इसलिए लगा कि वक्फ बोर्ड को लेकर लंबे समय से लगातार तमाशा चल रहा है। लगातार जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं, उसमें वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ ऐसे पेश किया जाता है, जैसे वो कोई खैरात हो या फिर कोई वो ऐसी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो जो उठा के दे दी गई हो और उसके चलते हिंदुओं के साथ बड़ा अन्याय हो रहा हो, दूसरे धर्म वालों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा हो। असल में हम सबकी दिक्कत ये है कि कानूनी जो भाषा होती है, कानूनी जो सिस्टम होता है, वो समय में बहुत समझ में आता नहीं। इसलिए इस तरह की बातें जब आती हैं तो हम उसको स्वीकार कर देते हैं, मान लेते हैं। लेकिन अभी बड़ी बात ये है कि कोई बिल लाने की बात की जा रही है। अभी तक ये बिल पब्लिक नहीं है, इसलिए बहुत डिटेल में हम नहीं जानते कि इस बिल में क्या होने वाला है। लेकिन कुछ-कुछ आशंकाएँ जताई जा रही हैं जिसमें वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए नियमों को बदलने की बात की जा रही है। अब जब बिल आएगा, बिल में क्या है, कैसे है, वो सारा कुछ हम समझेंगे। लेकिन वजी शफीक साहब जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड को रिप्रेज़ेंट भी करते हैं, कानूनी मामलों के जानकार भी हैं, हमारे दोस्त हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। हमने उनसे इल्तिजा की कि थोड़ा हमें समझाएँ इसके बारे में और वो आए। वली साहब बहुत शुक्रिया सीधे हमारे स्टूडियो में। मैं बाहर से अपने स्टूडियो में आपका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो बहुत बताइए शुक्रिया। हमको कि ये है क्या वक्फ बोर्ड का पूरा मामला? और इसको देखिए, लेकर इतना तमाशा क्यों होता है? पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि वक़्फ़ क्या है? वक़्फ़ वो जायदाद हैं जो कि किसी ने किसी ऐसे उद्देश्य से समर्पित करी हैं, जो कि इस्लाम धर्म में धार्मिक या कहना चाहिए कि दूसरों की भलाई के लिए या पवित्र कार्यों के लिए प्रयोग करे जानी हैं। जैसे कि किसी मस्जिद के लिए कोई ज़मीन दे देना या मस्जिद बना देना या कोई दरगाह है या कोई कब्रिस्तान है या मस्जिद की जो खर्चे हैं उनके लिए कोई दुकान या मकान का इंतज़ाम कर देना जिसकी आमदनी से खर्चे चलते रहें। बेवाओं का खर्चा चलता रहे, यतीम बच्चों का खर्चा चलता रहे या इस तरह के जो और धार्मिक कार्य हैं या पवित्र पावन कार्य हैं उनके लिए ये सब इंतज़ाम करे जाते हैं। अब इन जो संपत्तियां हैं, इन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक तो हर एक वक्फ के लिए एक मैनेजर अपॉइंट करा जाता है जिसको हम लोग आम भाषा में मुतवल्ली बोलते हैं। और क्योंकि ये जो मुतवल्लियों का जो कार्य करने का तरीका था उसको बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं पाया गया, इसलिए ये विचार आया कि इनको सुपरवाइज करने के लिए एक और संस्था बना दी जाए, जो कि वक्फ बोर्ड के रूप में वक्फ एक्ट 1954 में लेकर के आया गया। आज हमारे सामने जो अधिनियम है वो है वक्फ अधिनियम 1995। तो वक्फ बोर्ड का जो जो मेन कार्य है वो है इन संपत्तियों का प्रबंधन करना, सुनिश्चित करना कि इनकी आमदनी जिस कार्य के लिए वो वक्फ करी गई है उस कार्य के लिए इस्तेमाल हो। मुतवल्लियों और मैनेजिंग कमेटियों के ज़रिए ये प्रबंधन करा जाता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड अपने आप में कोई धार्मिक संस्था है नहीं, एक कानूनी संस्था है जिसको वक्फ अधिनियम की धारा 14 के अंदर अस्तित्व में लाया जाता है। तो वो अपने हाथ में डायरेक्टली रख नहीं सकती प्रबंधन, इस कारण से वो मुतवल्लियों और मैनेजमेंट कमेटीज़ के ज़रिए सारा प्रबंधन कराती है। अब जहाँ तक सवाल है वक्फ बोर्ड की शक्तियों का, तो प्रबंधन को लेकर के जितनी भी शक्तियाँ किसी की हो सकती हैं, वो हैं, वक्फ बोर्ड की हैं। साथ ही साथ तजुर्बे की आधार पर ये भी पाया गया कि अगर मुतवल्ली किसी प्रॉपर्टी को घोषणा नहीं करता है कि ये वक्फ है, उसके बारे में डिक्लेरेशन नहीं देता है कि ये वक्फ है, तो क्या वक्फ बोर्ड अपने आप इस बात की जानकारी लेकर कि कोई अमुक प्रॉपर्टी, अमुक संपत्ति वक्फ है, उसका रजिस्ट्रेशन कर सकती है? इसके विषय में भी प्रावधान वक्फ एक्ट में करा गया। अब मुझको लगता है कि ये जो वक्फ बोर्ड की शक्ति है कि वो किसी संपत्ति को अपने आप उसके बारे में जानकारी लेकर इस बात के लिए डिक्लेयर कर दे कि वो वक्फ है, वो शायद
कुछ वक्त से मैं देख रहा हूं कि काफी कंट्रोवर्सी में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2022 में ही, अभी जो लेटेस्ट जजमेंट आया है फरवरी 2022 में, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इसको क्लियर करा था कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ भी डिक्लेयर करता है तो अपने आधार देने पड़ेंगे, कारण देने पड़ेंगे, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड का निर्णय होता है वो अपीलेबल है, उसके खिलाफ अपील दायर करी जा सकती है वक्फ ट्राइब्यूनल में। दफा 40 में ही, वक्फ एक्ट के दफा 40 में ही इसका भी प्रावधान है। तो ये सब मोटे मोटे तौर पर जो वक्फ और वक्फ का प्रबंधन और वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं वो ये हैं। सेक्शन 32 बोलता है वक्फ एक्ट का कि प्रबंधन के लिए जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो उस राज्य के वक्फ बोर्ड में निहित होंगी, मगर सिर्फ प्रबंधन के लिए। वक्फ बोर्ड उनका मालिक नहीं होगा, सिर्फ प्रबंधन के लिए उसमें निहित होंगी। और सेक्शन 32 ये भी बोलता है कि वक्फ बोर्ड इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि जिन कार्यों के लिए वो संपत्तियां वक्फ करी गई हैं उन कार्यों के लिए इस्तेमाल करी जाएं, और जो उनकी आमदनी है वो वक्फ के उत्थान के लिए और प्रबंधन के लिए ही इस्तेमाल करी जाए। यानी एक बात तो आप साफ बता रहे हैं कि वक्फ की जो जमीनें हैं वो सरकारी जमीनें नहीं होती हैं, वो लोग दान करते हैं। किसी ने कब्रिस्तान के लिए दान कर दी, किसी ने मस्जिद के लिए दान कर दी। एक तो यह है कि वक्फ की हुई ये जमीनें हैं, दान की हुई जमीनें हैं, सरकार की जमीनें नहीं है, तो किसी और की जमीन की लूट का मामला नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, इससे इसको लेकर हमेशा ये कहा जाता है कि इसमें जो है हिंदुओं के साथ भेदभाव होता है, उनके लिए कोई इस तरह की चीज नहीं बनाई गई। ये किस आधार पे कहा जाता है? इसमें इसमें भेदभाव का मामला कहाँ से आ गया? अगर जमीन ही मुसलमानों ने दी है तो फिर उसमें भेदभाव का मामला कहाँ से आ गया? देखिए, वक्फ अशोक जी दो तरह का, मैं अभी इसको मैं और स्पष्ट कर दूं। वक्फ दो तरह के हैं। एक तो वो वक्फ है जो कि मुसलमानों ने दान करे या मुस्लिम शासक ने दान करे किसी धार्मिक कार्य के लिए, वो किसी दस्तावेज के जरिए दान करे जाते हैं जिसको हम वक्फनामा बोलते हैं। दूसरे वक्फ वो आते हैं जिसके लिए कोई दस्तावेज नहीं बनाया गया, मगर वो इस्तेमाल होते आए हैं 100 साल से भी ज्यादा से। जैसे कि ट्रेडिशन से कोई बड़ा जमीन बड़ा। है जी, फ्रॉम द टाइम मेमोरियल अगर वो इस्तेमाल होते आए हैं, कोई जैसे कोई जमीन है उसमें अ, दफन होते आए हैं मुर्दे मुस्लिम समुदाय के, या कोई ऐसा जमीन का हिस्सा है जहां पर के लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करते आए हैं और वो उसका कोई दान कहीं से ट्रेस नहीं हो पाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो उसको भी वक्फ माना जाता है उपभोग के जरिए, यानी कि बाय वे ऑफ यूजर। हम्म। तो मुझको लगता है कि ये बाय वे ऑफ यूजर वाला जो है वो शायद ज्यादा उसको बदनाम करने की कोशिश करी जाती है, क्योंकि जिन संपत्तियों के विषय में वक्फनामे हैं, मौजूद हैं, जिसके बारे में दस्तावेज हैं, लिखे गए हैं, लिख करके दान करे गए हैं, उसके विषय में तो कोई कहीं पर कंट्रोवर्सी होने का कोई प्रश्न है ही नहीं। वो दस्तावेज है उसका। अब जहां तक बाकी सवाल है इस जी बात का, जी कंटिन्यू हाँ कीजिए। हाँ, जहां तक सवाल है इस बात का कि किसी के साथ भेदभाव भेदभाव होता है वक्फ के नाम पर, वो बिल्कुल गलत बात है। वक्फ के नाम पर किसी के साथ भेदभाव होने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि वक्फ एक्ट में ही काफी सारे सेफ्टी वॉल्व हैं। जैसे कि सेक्शन 4 में वक्फ एक्ट के, जो उस सूबे की सरकार है जहां पर ये वक्फ या वक्फ बोर्ड है, उस सूबे की सरकार सर्वे कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करेगी। सर्वे कमिश्नर इस बात का सर्वे करेगा कि अमुक संपत्ति वक्फ है या नहीं है, या अमुक संपत्ति शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ है। अच्छा। ये जो सर्वे करना है वो सर्वे कमिश्नर को करना है, जो कि सूबे की सरकार अपॉइंट करेगी। ओके। अपनी रिपोर्ट बनाते समय वो आपत्तियां भी मंगाएगा, उसका निस्तारण करेगा, सबूत लेगा, गवाहियां रिकॉर्ड करेगा, और अपनी रिपोर्ट को वो सूबे की सरकार को भेजेगा। उस सूबे की सरकार उस रिपोर्ट को वक्फ बोर्ड को भेजेगी। वक्फ बोर्ड उसका अध्ययन करेगा और उसमें अपने जो कमेंट्स हैं वो देकर के वापस सरकार को भेजेगा गजट में छापने के लिए। जब वो छप जाएगा, उसी के साथ साथ उस सूबे के जो राजस्व विभाग के लोग हैं, यानी कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं,
वो अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी उस प्रॉपर्टी के वक्फ होने का रिकॉर्ड बनाएंगे, यानी कि म्यूटेशन करेंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उसकी खरीदो फरोख्त ना हो, वो बेचा ना जा सके, खरीदा ना जा सके, क्योंकि किसी भी वक्फ संपत्ति का बेचना या खरीदना कानूनी अपराध है और मना है। वो लेकिन ऐसे बड़े- केसेस, अजीब भाई, ऐसे केसेस बार बार देखे गए हैं अखबारों में और बाकी जगहों पे, वक्त की जमीन पर कब्जे का, उसकी बिक्री का, अवैध का, तो ये भी तो काफी कुछ होता है। हाँ, ये सब होता है। देखिए, जमीन के साथ जो कुछ भी हो सकता है वो वक्फ जमीन के साथ भी होता है। बिल्कुल। अगर किसी प्राइवेट संपत्ति के साथ या सरकारी संपत्ति के साथ जो कुछ भी हो सकता है वो वक्फ संपत्ति के साथ भी होता है। सिर्फ एक बचाव वक्फ की संपत्ति को है कि वक्फ की संपत्ति के अगर वक्फ बोर्ड या मुतवल्ली उसको क्लेम करना चाहेगा वापस किसी नाजायज कब्जाधारी से, तो उस पर जो लिमिटेशन एक्ट है उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। यानी कि जो 12 साल की मियाद या सरकारी संपत्ति के लिए 30 साल की मियाद है, वो वक्फ बोर्ड पर अप्लाई नहीं होगी। अभी अगर हमको पता चलता है कि 50 साल पहले से कोई व्यक्ति किसी वक्फ की संपत्ति को घेर के बैठा हुआ है या उसको बेच दिया था, कोई और यहाँ पर है उस वक्फ की संपत्ति के ऊपर, तो भी वक्फ बोर्ड या मुतवल्ली उस पर दावा करके उस संपत्ति को वापस लेने के लिए ट्राइब्यूनल में जा सकता है। होता क्या है कि महरौली का, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, दिल्ली में महरौली में एक वक्फ की संपत्ति कई बार बिकी। उस वक्फ को किसी व्यक्ति को वक्फ बोर्ड ने किराए पर दिया था। किराएदार के मृत्यु के बाद उसके बच्चों ने उस वक्फ की संपत्ति को मृतक की निजी संपत्ति मान करके आपस में बांट लिया और उसके बाद उसको एक बिल्डर को बेच दिया। उस बिल्डर ने उसमें फ्लैट बनाए, फ्लैट बना करके उसने अलग अलग लोगों को बेच दिया। उन लोगों ने फ्लैट खरीदने के लिए लोन भी लिए, दूसरी अपने इन्वेस्टमेंट भी करे, वो सब बातें ठीक हैं। अब आज की तारीख में अगर वक्फ बोर्ड इस तरह के मैटर्स में अदालत में जाता है और कहता है कि साहब ये तो वक्फ संपत्ति है, तो जो पहला रिएक्शन होगा वहां पर रहने वाले का, वो बोलेगा कि साहब वक्फ बोर्ड यहां पर कब्जा करने के लिए आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। उसका अगर हम उसकी रूट ट्रेस करते हैं, उसका जो शुरुआत ट्रेस करते हैं, तो ये बिल्कुल साबित पाया जाएगा कि वो वक्फ है। दूसरा, ये कहना कि वक्फ बोर्ड जमीन को हथियाता है इस कानून का सहारा लेकर के, तो मेरा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी संपत्तियां हैं वो उनका देखभाल, उनका रखरखाव सही प्रकार से कर ले, वही उसके लिए बहुत मुश्किल है। वो कैसे किसी और की संपत्ति हथियाएगा? और वो कर क्या सकता है? वो उसको बना करके बेच नहीं सकता, तो करेगा क्या? रडेल उसका अंतिम तो यही है कि उसका देखभाल ही करनी है उसको। अच्छा, एक सवाल ये उठाया जाता है कि इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं, जो वक्फ बोर्ड होती है उसमें, वक्फ बोर्ड होता है उसमें महिलाएं नहीं होती, ये कितना सच है? ये बिल्कुल झूठ है। अ, देखिए, सेक्शन 14 है वक्फ एक्ट 1995 का। उसमें 2013 के जो अमेंडमेंट हुए थे वक्फ एक्ट में, उसके जरिए सेक्शन 14 में सेक्शन 1 कैपिटल ए जोड़ा गया और सेक्शन 1 कैपिटल ए में एक प्रोवाइजो है जिसमें ये मैंडेटरी है कि कम से कम 2 महिलाओं का वक्फ बोर्ड में होना जरूरी है। अच्छा। दिल्ली वक्फ बोर्ड जो अभी 26 अगस्त 2023 को जिसका कार्यकाल समाप्त हुआ है, जिसकी गवर्निंग बॉडी का, उसमें 2 महिलाएं थीं। एक मेंबर थी श्रीमती रज़ी सुल्ताना और दूसरी मेंबर थी श्रीमती नईम फातिमा काज़मी। 2 महिलाएं थीं और क्योंकि ये पहले से ही क्योंकि प्रावधान है, तो ये कहना कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है वक्फ बोर्ड में, ये सरासर झूठ है, गलत है। तो अभी फिलहाल बिल नहीं आया है, बिल आया होता तो बहुत डिटेल में बात होती, लेकिन मैंने आपको डिटेल्स भेजे थे जो जगह जगह अलग अलग जगह बात हो रही है, उसमें सच्चर कमीशन को लेके बात थी। सच्चर कमीशन को मैं तो पूरा नहीं पढ़ा है मैंने, निश्चित रूप से हम लोग एक्सपर्ट नहीं है उसके। तो सच्चर कमीशन को तो मैं तो यही जानता था कि मुसलमानों की जो स्थिति है इस देश में, जिस तरह से आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति है, उसको लेकर रिपोर्ट है, उसमें वक्फ बोर्ड को लेकर भी कुछ कहा गया है। जी हाँ, उसके अंदर वक्फ बोर्ड को लेकर के काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, रिकमेंडेशंस भी हैं और जिस विचार को लेकर के सच्चर कमीशन चला वो ये कि अगर वक्फ बोर्ड को मजबूत कर दिया जाए और अगर वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सही प्रकार से हो जाए तो उसमें आमदनी इतनी हो सकती है कि मुस्लिम समुदाय का उत्थान कर सकते हैं। ओ जी, यानी स्कूल्स वगैरह, मदरसे वगैरह या इस तरह का उसका उपयोग किया जा सकता है और भी।
बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। अब मैं आपको एक मोटा सा एक उदाहरण देता हूँ कि कोई कब्रिस्तान ऐसा है जो कि किसी ऐसी जगह आ चुका है जहाँ पर आसपास मुस्लिम आबादी खत्म हो गई। जी। अब क्योंकि मुस्लिम आबादी खत्म हो गई, वहाँ पर ऐसे लोग निवास करते हैं जो कि मुस्लिम फेथ को मानने वाले नहीं हैं, और धीरे धीरे करके वहाँ पर आप मानिए कि दफन होना भी बंद हो गया, लोगों ने जाना बंद कर दिया। तो ऐसे जो कब्रिस्तान हैं, उनको अगर खाली छोड़ दिया जाएगा तो उस पर तो नाजायज कब्जा होगा। बिल्कुल। बट इसका अगर इस्तेमाल ऐसा हो जाए कि ज़रूरत अगर पड़ती है, वहाँ पर कभी अगर दोबारा आबादी ऐसी होती है कि जहाँ पर किसी वजह से कब्रिस्तान दोबारा चालू करा जा सके, तो कब्रिस्तान को बचाकर रखना तो ज़रूरी है। तो क्या करा जा सकता है कि उस कब्रिस्तान को बचाया भी जा सके नाजायज़ कब्ज़ों से, और क्योंकि वो ज़मीन है, खाली ज़मीन है, उसका इस्तेमाल भी करा जा सके जिससे कि वोट की आमदनी भी हो। तो मुझको नहीं मालूम कि शरीयत के जो मानने वाले हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका विचार क्या होगा, मगर एक नागरिक के तौर पर और एक कानून जानने वाले के तौर पर मेरा मानना ये है कि उस ज़मीन को खाली छोड़ने की बजाय उसको अगर पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल करा जा सके, जिसमें कि कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाना, सिर्फ गाड़ियों को वहां पर खड़े करने की जगह देनी है, तो बोर्ड उससे अच्छी खासी आमदनी कर सकता है। उसका इस्तेमाल वो बिल्कुल। अपने और जो कार्यकलाप है उसके लिए कर सकता है। सेक्शन 77 वक्फ एक्ट का बताता है कि जो वक्फ फंड होगा वक्फ बोर्ड के पास, उसका इस्तेमाल किन किन कामों के लिए होना है। इसी के साथ साथ दिल्ली वक्फ बोर्ड बेवाओं को पेंशन भी देता है, और गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप भी देता है, और उसके अलावा बहुत सारे चैरिटेबल काम करता है जो मैंने खुद देखे हैं कि किसी की अगर मेडिकल इमरजेंसी है, पैसा नहीं है, उसको पैसा दिया जाता है। इसके अलावा जो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज हैं मुस्लिम समुदाय में किसी की, कफन तो कफन उनको उनके कफन दफन का इंतजाम करता है। तो ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि समाज के लिए करे जा सकते हैं, मुस्लिम समाज के लिए और आम समाज के लिए भी करे जा सकते हैं, अगर वक्फ बोर्ड इस तरफ ध्यान दे कि अपनी संपत्तियों से किस तरह से वो ज्यादा आमदनी कर सकता। अच्छा, आखिरी सवाल की तरफ चलता हूँ कि अभी जो बिल लाने की बात चल रही है, और मजेदार ये है कि ये हो रहा है, बिल कभी भी आ सकता है, और बिल अभी तक किसी ने देखा नहीं है। आमतौर पे होता यह है कि बिल लोकसभा के उस पर वेबसाइट पर आ जाता है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप इससे? देखिए, जो अभी पब्लिक डोमेन में बातें हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा उन सब चीज़ों को देख करके कि बिल तो मैंने भी नहीं देखा है, मैंने ढूंढने की कोशिश करी, मुझको मिला नहीं, लोकसभा की वेबसाइट पर भी मैंने देखा, मुझे मिला नहीं। तो जो चीज़ें हैं, जो नुक्ते हैं अभी पब्लिक डोमेन में, उनको देख करके मुझको कोई भी एक चीज़ ऐसी महसूस नहीं हुई कि जो कि अधिनियम में पहले से ना हो। बिल्कुल। जैसे ये महिलाओं वाली बात कहा है। जा रहा है कि महिलाओं वाला उनका रिप्रेजेंटेशन कंपलसरी है, पहले से है। जी। ये बिल्कुल। कहा जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड की शक्तियां हैं, उनको थोड़ा सा क्लिप करेंगे, थोड़ा सा कर्टेल करेंगे। किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति डिक्लेयर करने की कोई शक्ति अगर है तो उसको कर्टेल करा जाएगा। तो उसके लिए भी मैं आपको ये क्लियर कर दूं, सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड के पास पावर है कि अगर वक्फ बोर्ड को ये विश्वास है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है, तो वो जानकारी इकट्ठी करके अपने आप इंक्वायरी करके उसको वक्फ डिक्लेयर कर सकता है। 2022 में आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड का जजमेंट दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें जैसे मैंने पहले बताया, इस बात को कहा, साफ तौर पर कहा कि इस शक्ति का प्रयोग करते समय वक्फ बोर्ड को अपने आधार और अपने कारण देने पड़ेंगे, जी। क्योंकि वक्फ बड़ी बोर्ड बात का, है। जी, जो जो वक्फ बोर्ड का निर्णय है, ये निर्णय ऐसा नहीं है कि जिसकी कहीं पर अपील ना हो। इस फाइनल निर्णय की 30 नहीं है अपील, वो। फाइनल अथॉरिटी, वो जो जिस तरह से वो धारा, जिस तरह से इसमें शब्द इस्तेमाल करे गए हैं कि वक्फ बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा जब तक के वक्फ ट्राइब्यूनल उसको रिवोक ना कर दे या उसको चेंज ना कर दे, उसमें चेंजेस ना कर दे। बिल्कुल। तो कहने का अर्थ यह है कि वक्फ ट्राइब्यूनल के पास अपीलेट पावर उसके ऊपर है। अगर कोई व्यक्ति इस चीज से नाराज है कि वक्फ बोर्ड ने उसकी संपत्ति को वक्फ डिक्लेयर कर दिया है,
तो पहले तो ये कि इंक्वायरी में पार्टिसिपेट करने का उसके पास अधिकार है, अपना जो भी उसके पास साक्ष्य है वो लेके जाए, सबूत लेकर जाए, अपनी जो क्लेम है उसको बिल्कुल। स्टैब्लिश करे। और अगर वहां पर नहीं हो पाता है, वो फिर भी उसकी नाराजगी है, तो वो जाकर के वक्फ ट्राइब्यूनल में उसको ले सकता है, वहां पर वो अपनी अपील फाइल कर सकता है। उसके बाद हाईकोर्ट को रिविजनल पावर्स दी हुई हैं, सेक्शन 83 सब सेक्शन 9 में हाईकोर्ट के पास रिविजनल पावर्स हैं। उसके पास ऐसा नहीं कि ट्राइब्यूनल के बाद कोई उसके पास उपचार ना हो, हाईकोर्ट जा सकता है। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो एक तरह से जो ये हवा बनाया गया है, ये मुझको लगता है कि इसमें अ, इसका जो प्रयोजन है, जो इसका रीजन है, वो बिना बिल देखे तो मैं समझ नहीं पाया। और मुझको लगता नहीं कि कोई भी इस बात को समझ पाएगा कि ये इसका प्रयोजन है क्या, सिवाय इसके कि किसी को ये डर, किसी के अगर मन में है तो उस डर को और बढ़ा देना, और उसके बाद ये दिखाना कि देखो हमने तुम्हारे इस डर का उपचार कर दिया, जबकि वो डर ही बेबुनियाद है। जी। एक शेर हम लोग यूनिवर्सिटी लाइफ में अक्सर पढ़ा करते थे और कहा करते थे, जो कि पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अब ये लगता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है दोस्त, ये सूरत कभी नहीं बदलनी चाहिए। कुछ इस तरह का मामला हमारे यहाँ लगातार चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू संपत्तियां हैं उनकी देखरेख के लिए ऐसा ही अधिनियम कानून बना हुआ है। कश्मीर में अगर आप जाएंगे तो बाकायदा धर्मार्थ ट्रस्ट है, और स्थानीय कश्मीरी पंडितों में और जो वहाँ के राजा साहब हैं उनके बीच में लगातार एक विवाद चलता रहता है मंदिरों के कब्जों को लेकर। तो धार्मिक स्थानों को लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के कानून हैं, और वजीर भाई ने बहुत डिटेल में बताया कि वो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उसके ऊपर एपेलेट अथॉरिटी है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, और पूरा सारा एक सिस्टम पहले से बना हुआ है जिसमें थोड़ा बहुत पेच कभी भी कसे जा सकते हैं, लेकिन उसको सांप्रदायिक तरीके से बार बार पेश करना, उस पर बार बार तमाशा खड़ा करना, दरअसल उसके जो उद्देश्य हैं वो थोड़े से अलग हैं। क्या हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। हंगामों में आप भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, तो हंगामे आप भी उतना ही पहचानते हैं जितना हम पहचानते हैं। पहचानेंगे तो बेहतर है, नहीं पहचानेंगे तो फिर उनमें उलझे रह जाएंगे। मैं दुनिया के हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए मैं हमेशा जो विषय मुझे लगता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, उसके किसी एक्सपर्ट को बुलाकर बात करता हूँ। बहुत दिनों से ये बातचीत तय थी, लेकिन संयोग ऐसा बना कि जब मैं हिंदुस्तान में नहीं हूँ तब वजी भाई से ये बात हो रही है। एक बार बिल आ जाता है, तब तक मैं आ भी जाऊंगा, तो हम लोग आमने सामने बैठकर उस पर लंबी बात करेंगे। आप स्टूडियो में आए वजी भाई, अपना वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका।